क्या आप शुम्पीटर की क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी के बारे में जानते हैं और ये कि 2025 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार इसी पर क्यों आधारित था? अगर ये कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो जीएस पेपर 3 में इनोवेशन पर आधारित किसी भी सवाल में शायद थोड़ी मुश्किल हो सकती है। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में फिर से स्वागत है। ये वो चैनल है जो आपके समय का सम्मान करता है और सिलेबस को सरल बनाता है। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र अनुरोध, अगर आप सक्षम हैं और हमारा कंटेंट तैयारी में कोई वैल्यू जोड़ता है तो सदस्य बनने के लिए ज्वाइन बटन पर विचार जरूर करें। आपके समर्थन से ही ये वीडियो आते रहते हैं। हमारे मौजूदा सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस चैनल के स्तंभ हैं। और हाँ, सभी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस पीवाईक्यूज के साथ मुफ्त नोट्स हैं। लेकिन हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए एक विशेष डिस्कॉर्ड सर्वर है। वहां प्रीमियम नोट्स, अतिरिक्त पीवाईक्यूज और मॉडल मेंस उत्तर भी मिलते हैं। तो हमसे जरूर जुड़ें। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे पास है पीटी 365 इकोनॉमी का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय, व्यापार, नवाचार और उद्यमिता। इसे पढ़ते हुए मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ अलग अलग टॉपिक्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक कहानी बता रहा है कि कैसे भारत एक इनोवेटर नेशन बनने की कोशिश कर रहा है। तो आज हम इसी कहानी के अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखेंगे। ये बहुत अच्छा नजरिया है क्योंकि ये विषय अलग थलग नहीं है। एक मजबूत इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए आपको कई चीजें चाहिए होती हैं। एक निष्पक्ष बाजार चाहिए, नए आइडियाज के लिए पैसा चाहिए, उस प्रगति को नापने का कोई तरीका, और फिर उस इनोवेशन को बचाने के लिए कानून। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं, एक निष्पक्ष बाजार। किसी भी नए खिलाड़ी के लिए मैदान में उतरने से पहले यह जानना जरूरी है कि खेल के नियम सबके लिए बराबर हों, और यहीं पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की भूमिका आती है। हाल ही में वित्त संबंधी स्थायी समिति की एक रिपोर्ट आई है। हाँ, खासकर डिजिटल अर्थव्यवस्था में सीसीआई की भूमिका पर। देखिए, सीसीआई को आप बाजार का रेफरी समझ सकते हैं। इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत हुई थी और इसका मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी कंपनी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे। मतलब कोई कार्टेल ना बना ले या कोई ऐसी बड़ी डील ना हो जिससे बाजार में कंपटीशन ही खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन है और इसके फैसलों को एनसीएलएटी यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, ये तो इसकी मूल भूमिका हुई। लेकिन आजकल खासकर डिजिटल दुनिया में खेल बहुत तेजी से बदल रहा है। बड़ी टेक कंपनियां छोटे स्टार्टअप्स को खरीद लेती हैं इससे पहले कि वो कोई चुनौती बन पाए। तो क्या सीसीआई इस नई चुनौती के लिए तैयार है? बिल्कुल, और यहीं पर 2023 का प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसने सीसीआई को नए हथियार दिए हैं। सबसे बड़ा है डील वैल्यू थ्रेशोल्ड या डीवीटी। डीवीटी, ये क्या है? पहले सीसीआई सिर्फ उन विलय और अधिग्रहण की जांच करता था जो कंपनियों के टर्नओवर या संपत्ति पर आधारित थे। लेकिन कई डिजिटल स्टार्टअप्स का टर्नओवर कम होता है पर उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उनकी डेटा या टेक्नोलॉजी की वजह से। अच्छा, जैसे व्हाट्सएप को जो फेसबुक ने खरीदा था, तब व्हाट्सएप का रेवेन्यू तो कुछ खास नहीं था, पर डील अरबों डॉलर की थी। सटीक उदाहरण। अब इस डीवीटी के तहत अगर भारत में किसी कंपनी के व्यावसायिक हित है और डील की वैल्यू 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो सीसीआई को सूचित करना अनिवार्य है, भले ही उस छोटी कंपनी का टर्नओवर कितना भी कम क्यों ना हो। अच्छा, तो ये किलर एक्विजिशन को रोकने की एक कोशिश है, जहां बड़ी मछली छोटी इनोवेटिव मछली को सिर्फ इसलिए खा जाती है ताकि भविष्य में कोई मुकाबला ही ना रहे। बिल्कुल, ये भविष्य के इनोवेशन को बचाने की एक कोशिश है। अगर जीएस पेपर 3 में रेगुलेटरी बॉडीज पर सवाल आता है तो ये डीवीटी संशोधन एक बेहतरीन उदाहरण बन सकता है। और इस संशोधन में और क्या खास है? दो और चीजें हैं। एक है निपटान और प्रतिबद्धता तंत्र। इससे कंपनियों को ये मौका मिलता है कि वे लंबी जांच से पहले ही सीसीआई के सामने कुछ स्वैच्छिक सुधारों का वादा कर सकें। मामले जल्दी सुलझते हैं। और दूसरा, अगर कोई कंपनी सीसीआई के जुर्माने के खिलाफ अपील करना चाहती है तो उसे अब जुर्माने की राशि का 25% पहले जमा करना होगा। 25% पहले ही? जी हाँ, ये सिस्टम का दुरुपयोग रोकने और गंभीर अपीलों को प्रोत्साहित करने के लिए है। समझ गया। तो सीसीआई एक तरह से रेफरी का काम कर रहा है ताकि बड़े खिलाड़ी छोटे खिलाड़ियों को मैदान पर कुचल ना दें। लेकिन खेल में उतरने के लिए तो पहले गियर और ट्रेनिंग चाहिए, मतलब पूंजी। और यहीं हमारी कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होता है, अवित्त पोषित को वित्त पोषित करना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई। हाँ, और इस योजना ने हाल ही में 10 साल पूरे किए हैं। ये सीधे उस कमी को पूरा करती है। भारत में लाखों छोटे उद्यमी हैं,
कोई गली में दुकान चला रहा है, कोई छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इन्हें बैंकों से 5-10 लाख का लोन मिलना लगभग नामुमकिन था। क्योंकि उनके पास गारंटी या कोलैटरल के तौर पर रखने के लिए कुछ नहीं होता। सही कहा। पीएमएमवाई इसी समस्या का समाधान है। ये 2015 में शुरू हुई और बिना किसी गारंटी के सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देती है। इसके तहत जो ऋण की श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर, तरुण, ये नाम बड़े दिलचस्प हैं। क्या इन नामों के पीछे कोई खास सोच है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये नाम वाकई उद्यमी के सफर को दर्शाते हैं। शिशु ऋण जो 50,000 रुपए तक का है, वो उस आइडिया के लिए जो अभी अभी पैदा हुआ है, एक छोटा सा स्टार्टअप। किशोर जो 50,000 से 5 लाख तक का है, वो तब है जब बिजनेस थोड़ा बढ़ने लगता है। और तरुण जो 5 लाख से 10 लाख तक है, वो तब है जब बिजनेस परिपक्व हो जाता है और विस्तार के लिए तैयार है। और अब तो एक तरुण प्लस श्रेणी भी आ गई है, शायद 20 लाख तक की। बिल्कुल, ये उन सफल उद्यमियों के लिए हैं जिन्होंने अपना तरुण ऋण सफलतापूर्वक चुका दिया है। एक तरह से उनके अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड का इनाम है। और इस पूरी योजना की खास बात यह है कि ऋण की गारंटी सरकार का क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स यानी CGFMU देता है, जिससे बैंकों का जोखिम कम हो जाता है। इसे याद रखने के लिए मुझे लगता है एक मेमोरी हुक काम आ सकता है। SKT प्लस, शिशु, किशोर, तरुण और प्लस। या फिर ये वाक्य, एक छोटा शिशु किशोर अवस्था पार करके जब तरुण हुआ तो उसे व्यापार के लिए प्लस सहायता मिली। ये शानदार तरीका है। ये योजना सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर इसमें कोई चुनौतियां भी हैं? जैसे क्या इन ऋणों में NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कोई समस्या है? क्योंकि ये तो बिना गारंटी के हैं। ये एक बहुत ही वैध चिंता है। और हाँ, मुद्रा ऋणों में NPA का स्तर पारंपरिक ऋणों की तुलना में कुछ हद तक ज्यादा रहा है। लेकिन यहाँ हमें ये भी देखना होगा कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इसका लक्ष्य है वित्तीय समावेशन, उन लोगों तक क्रेडिट पहुंचाना जिन्हें बैंकिंग सिस्टम ने हमेशा बाहर रखा। इसमें थोड़ा जोखिम तो होता ही है। तो एक बैलेंस्ड जवाब लिखना होगा। PMMY को एक सफल पहल के रूप में प्रस्तुत करें, लेकिन NPA की चुनौती का भी उल्लेख करें। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो हमने एक निष्पक्ष बाजार बनाया, CCI, और नए खिलाड़ियों को पूंजी दी, PMMY। अब कहानी के तीसरे अध्याय पर आते हैं। नतीजा क्या है? स्कोर कार्ड क्या कहता है? और यहीं पर वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 की तस्वीर सामने आती है। और ये तस्वीर काफी सकारात्मक है। GII, जिसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO जारी करता है, इसमें भारत की रैंक 38वीं है। ये इसलिए खास है क्योंकि 2015 में हम 81वें स्थान पर थे। 81वें से 38वें हैं, एक दशक से भी कम समय में। ये तो अविश्वसनीय है। ऐसा क्या बदला कि ये संभव हो पाया? 2 क्षेत्र सबसे ज्यादा चमक रहे हैं। पहला, ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात में हम दुनिया में नंबर 1 हैं। ये हमारी IT इंडस्ट्री की दशकों की मेहनत है। दूसरा, घरेलू बाजार के आकार में हम तीसरे स्थान पर हैं। ये इनोवेटर्स को एक बड़ा घरेलू मैदान देता है अपनी प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने और स्केल करने के लिए। और क्या ये नवाचार सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित है? पहले ऐसा था, लेकिन अब ये फैल रहा है। GII की टॉप 100 इनोवेशन क्लस्टर्स की लिस्ट में भारत के 4 शहर हैं। बेंगलोर 21वें, दिल्ली 26वें, मुंबई 46वें और चेन्नई 84वें स्थान पर है। तो एक मल्टीपोलर इनोवेशन इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। जी, हालांकि हमें ये भी मानना होगा कि इन शहरों में भी अपनी चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। तो अगर GS पेपर 3 में R&D पे कोई सवाल आता है, तो GII में हमारी ICT सेवाओं की पहली रैंक का जिक्र करना एक बहुत मजबूत पॉइंट बन सकता है। और प्रीलिम्स के लिए ये याद रखना जरूरी है कि GII को WIPO जारी करता है। मैच द फॉलोइंग में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। अब हम अपनी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं। इस सब के पीछे का दर्शन क्या है? वो कौन सी आर्थिक शक्ति है जो इस इनोवेशन को चलाती है? और यहीं पर 2025 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार प्रासंगिक हो जाता है। बिल्कुल, यह पुरस्कार जोएल मोकियल, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को मिला। एगियन और हॉविट का काम रचनात्मक विनाश या क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसे मूल रूप से अर्थशास्त्री जोसेफ शम्पीटर ने लोकप्रिय बनाया था। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। विनाश रचनात्मक कैसे हो सकता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
जब स्मार्टफोन आए तो उन्होंने कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, जीपीएस डिवाइस और फीचर फोन इन सभी की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। ये पुराने प्रोडक्ट्स और कंपनियों के लिए विनाशकारी था। नोकिया और कोडेक जैसी कंपनियां इसका उदाहरण है। लेकिन ये प्रक्रिया रचनात्मक भी थी, क्योंकि इसने एक पूरी नई ऐप इकोनॉमी को जन्म दिया, जिससे लाखों नए रोजगार और सेवाएं पैदा हुईं। अच्छा, तो एक बेहतर नई तकनीक का आना जो पुरानी को अप्रासंगिक बना दे और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए। यही रचनात्मक विनाश है। और इस प्रक्रिया में पेटेंट की क्या भूमिका है? पेटेंट बहुत जरूरी हैं। पेटेंट किसी कंपनी को उसके आविष्कार पर एक अस्थायी एकाधिकार, एक मोनोपोली देते हैं। ये उन्हें R&D पर खर्च किए गए अरबों रुपए वसूलने का मौका देता है। अगर पेटेंट्स ना हो तो कोई कंपनी रिसर्च क्यों करेगी? लेकिन ये एकाधिकार अस्थायी है। जल्द ही कोई दूसरी कंपनी एक और बेहतर तकनीक लेकर आती है और पहली कंपनी को चुनौती देती है। यही प्रतिस्पर्धा विकास की गाड़ी को आगे धकेलती है। तो यूपीएससी के अभ्यर्थी इस अवधारणा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ एक अकादमिक सिद्धांत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर लिख रहे हों तो ये बताया जा सकता है कि कैसे फिनटेक कंपनियां पारंपरिक बैंकिंग के लिए क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का काम कर रही हैं। जब इलेक्ट्रिक वाहनों पर लिखें तो बता सकते हैं कि कैसे ये ऑटोमोबाइल उद्योग में एक रचनात्मक विनाश की लहर ला रहा है। ये अवधारणा जवाब को एक गहरी सैद्धांतिक समझ देती है। ये शानदार है। तो हमारी कहानी अंतिम पड़ाव पर आ गई है। हमने एक निष्पक्ष बाजार बनाया, नवाचार को वित्त पोषित किया, उसकी प्रगति को मापा और उसके पीछे के सिद्धांत को समझा। अब आखिरी सवाल, जो इनोवेशन हुआ है उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए? और यहाँ बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR की भूमिका आती है। और इस मोर्चे पर भी भारत में बहुत दिलचस्प विकास हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में भारत में IP फाइलिंग में 44% की वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा भौगोलिक संकेतों यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस का है, जिसमें 380% की वृद्धि हुई है। 380%। हाँ, ये दिखाता है कि अब सिर्फ बड़ी टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि दार्जिलिंग चाय, बनारसी साड़ी जैसे स्थानीय उत्पादों को भी सुरक्षा मिल रही है। भारत में IPR का प्रशासन कौन देखता है? ये थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है। हाँ, इसमें थोड़ी बारीकी है। ज्यादातर IPR जैसे पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधीन आते हैं। लेकिन 2 महत्वपूर्ण अपवाद हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का लेआउट डिजाइन MIT के पास है और पौधों की किस्मों का संरक्षण कृषि मंत्रालय के पास है। अच्छा, और इसके पीछे कोई तर्क है? हाँ, ये विभाजन विशेषज्ञता पर आधारित है। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का मामला है और दूसरा सीधे तौर पर किसानों के हितों से जुड़ा है। ये जानना प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 में एक सीधा सवाल था कि IPR के लिए नोडल एजेंसी कौन है, जिसका उत्तर DPIIT था। वैश्विक स्तर पर भारत की क्या स्थिति है? यहाँ एक बहुत ही गर्व करने वाली बात है। 2023 में पहली बार भारत में दायर कुल पेटेंट आवेदनों में से आधे से ज्यादा यानी 55.2% भारतीयों द्वारा दायर किए गए थे। पहले हमेशा विदेशी आवेदक ज्यादा होते थे। ये आत्मनिर्भर नवाचार का एक स्पष्ट संकेत है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि अब हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता भी बन रहे हैं। बिल्कुल। और UPSC इस विषय पर बहुत गहरा जाता है। 2013 में उन्होंने नोवार्टिस के ग्लिवेक दवा के पेटेंट केस पर बहुत ही विशिष्ट प्रश्न पूछा था। ये दिखाता है कि वो सिर्फ कानून की जानकारी नहीं बल्कि उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग और सामाजिक आर्थिक प्रभावों की भी समझ की उम्मीद करते हैं। तो इस पूरी चर्चा से, आज की हमारी कहानी से एक सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? इस अध्याय का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि भारत सिर्फ एक बाजार से एक इनोवेटर बनने के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये बदलाव हर जगह दिखाई दे रहा है, चाहे वो CCI हो, GI रैंकिंग हो या भारतीयों द्वारा रिकॉर्ड संख्या में पेटेंट दाखिल करना हो। मेक इन इंडिया की थीम अब इनोवेट इन इंडिया के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। ये एक संरचनात्मक बदलाव है और आने वाले दशकों में ये भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करेगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है और ये सोचने का एक बिंदु छोड़ता है, अगर ये रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया अनिवार्य है तो सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए उन लोगों और उद्योगों की मदद करने में जो इस विनाश की वजह से पीछे छूट जाते हैं?
इस पर जरूर सोचिएगा। अगर इस सारांश से मदद मिली हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ये एल्गोरिथम को गंभीर उम्मीदवारों को खोजने में मदद करता है। और टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। भारत में नवाचार को और बढ़ावा देने के लिए सरकार को अगला बड़ा कदम क्या उठाना चाहिए। और भूलिएगा नहीं, टेलीग्राम पर मुफ्त नोट्स और लीजेंड्स के लिए डिस्कॉर्ड पर प्रीमियम कंटेंट। अगले अध्याय में मिलते हैं। जय हिंद।